केंद्र.in। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज ये वीडियो नंबर 5 है पेरोल प्रोसेसिंग का, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि एम्प्लॉयर्स रिपोर्ट किस तरीके से जनरेट होता है, कौन कौन सी रिपोर्ट, जैसे पीएफ की रिपोर्ट कैसे बनती है, ईएसआईसी की रिपोर्ट्स कैसे बनती है, पीटी की रिपोर्ट्स कैसे बनती है, एमडब्ल्यूएफ की भी रिपोर्ट्स में आप लोग को ना जब हम लोग ये देखेंगे कि सॉफ्टवेयर कैसे रन होता है, तो एमडब्ल्यूएफ की रिपोर्ट आपको मैं बता दूंगा किस तरीके से जनरेट होती है। बहुत इजी प्रोसेस है दोस्तों। तो जब मैं सॉफ्टवेयर का जब वीडियोस बनाऊंगा ना, तो उसमें डेफिनेटली बता दूंगा। एक चीज इसमें अभी मैंने स्किप किया, कौन सा, इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स स्किप किया क्योंकि इनकम टैक्स में पहले मेरे को आपको ना एक चीज सिखाना है कि इनकम फ्रॉम सैलरी क्या होती है, उसमें कौन कौन से उसमें पोर्शन है जो टैक्सेबल है, कौन कौन से हेड है जो एग्जेम्प्ट है, वो सारी चीज आप लोग को बताना है। प्लस आपको डिडक्शंस का पार्ट भी आप लोग को सिखाना है मुझे कि डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 में कौन कौन से डिडक्शंस एम्प्लॉयज को, एक इंडिविजुअल्स को कौन कौन से डिडक्शंस मिलते हैं, जो हम लोग को पेरोल के हिसाब से, यानी पेरोल में कौन कौन सी चीजें हम लोग ले सकते हैं ऐसा डिडक्शंस, इनकम टैक्स का डिडक्शंस के लिए। तो उसके लिए अभी नेक्स्ट वीडियो में वही लेता हूँ कि इनकम टैक्स की वर्किंग किस तरीके से बनती है, वो नेक्स्ट वीडियो अपना रहेगा दोस्तों। तो होप आपने वो चारों वीडियोस देख लिए, उसके बाद ये वीडियोस देख रहे हो। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो ना दोस्तों, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जाके पहले वो चारों वीडियो देखो, नहीं तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों। अगर आपको देखना है, सीखना है कि पीएफ ईएसआईसी की वर्किंग कैसा होता है, तो ये वीडियो आप देख रहे हैं तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन पेरोल प्रोसेसिंग की मैं पूरी सीरीज स्टार्ट किया हूं कि स्टार्ट टू एंड पेरोल किस तरीके से रन होता है। जैसे पहले वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किया, दूसरे वीडियो में सैलरी स्ट्रक्चर कैसे होता है, तीसरे वीडियो में मैंने आप लोग के जो डाउट्स थे वो भी क्लियर किया, फिर चौथे वीडियो में मैंने बताया कि सैलरी रजिस्टर, पेरोल स्टेटमेंट किस तरीके से बनाते। अब ये जो पांचवा वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, वो दोस्तों है कि रिपोर्ट्स, जो स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस होता है उसकी रिपोर्ट्स किस तरीके से बनती है। तो ऑलरेडी मैंने फॉर्मेट्स बना लिया हो दोस्तों, और ये सारी चीज, जितनी भी चीजें मैं आपको स्टार्ट टू एंड बताया हूं ना, ये सब कुछ जब हम लोग एक एज अ सॉफ्टवेयर में देखेंगे ना, तब आपको और क्लैरिटी आ जाएगी कि सॉफ्टवेयर कितना बेस्ट काम करता है और कितना एफिशिएंटली काम करता है और आपका काम कितना इजी हो जाता है दोस्तों। लेकिन मुझे आपको, मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, मुझे आपको मशीन नहीं बनाना है। तो किस तरीके से कैलकुलेशन होता है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर कैसा रन करता है वो आपको पता रहेगा ना, तो आपको इतना प्रॉब्लम फेस नहीं होगा दोस्तों। तो यहाँ पे मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो मैं यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। तो पहले हम लोग रिपोर्ट बनाएंगे, पीएफ रिपोर्ट, प्रोविडेंट फंड की रिपोर्ट बनाएंगे। तो प्रोविडेंट फंड की रिपोर्ट्स बनाने के लिए थोड़ा सी बेसिक आइडिया आपको दे देता हूँ कि पीएफ का डिडक्शन हम लोग जब सैलरी बना रहे थे, तो सैलरी में हम लोग देखे थे कि ग्रॉस सैलरी उसकी कितनी है, फिर उसका डिडक्शंस क्या, डिडक्शंस कौन कौन सा हो रहा है, डिडक्शंस में क्या क्या था, पीएफ था, ईएसआईसी था, एमडब्ल्यूएफ था, और उसके बाद इनकम टैक्स था। फिर मैं ग्रॉस माइनस डिडक्शंस करता था तो मेरे को नेट पे सैलरी मिलती थी। अब जब मैं रिपोर्ट बनाऊंगा दोस्तों, तो पीएफ का मुझे पता है कि इंप्लॉयज कंट्रीब्यूशन कितना डिडक्शंस होता है, 12%। इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन कितना डिडक्ट होता है, सेम 12%। लेकिन इंप्लॉयर्स का जो कंट्रीब्यूशन 12% होता है ना दोस्तों, उसमें से 8.33% जो है ना, वो पेंशन फंड में जाता है, और जो 3.67% जो रिमेनिंग बचा, वो पीएफ फंड में जाता है। तो वो कैसे जाता है, वो रिपोर्ट में, यही रिपोर्ट्स में हम लोग देख लेंगे कि किस तरीके से वो, उसका डिडक्शन कैसा होता है, मतलब रिपोर्ट कैसे बनाते। फिर उसके बाद हम लोग ये इनकम टैक्स का वीडियो के बाद हम लोग देखेंगे कि यानी पीएफ और ईएसआईसी का रिटर्न्स कैसे फाइल करते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आते रहेगा दोस्तों। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि पीएफ ईएसआईसी एमडब्ल्यूएफ का रिटर्न्स वगैरह कैसे फाइल करते हैं, उसकी पेमेंट्स कैसे करते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आते रहेगा। या फिर अगर कोई इंप्लॉयज को पीएफ में ईएसआईसी में ऐड करना है तो वो ऐड कैसे करते हैं, रिमूव करना है तो रिमूव कैसे करते हैं, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक छोटा सी, मेरे को एक कमेंट आया था दोस्तों, वो डिस्कस करने के बाद मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। कि जैसे किसी ने मुझे कमेंट किया था, एक मेरे व्यूवर्स ने, कि आपने सर वो डिस्कस नहीं किया कि पीटी का जो डिडक्शंस होता है, प्रोफेशनल टैक्स का जो डिडक्शंस होता है, वो हैंडीकैप असेसी, मतलब कोई ऐसा एम्प्लॉय जो हैंडीकैप है, फिजिकली हैंडीकैप है, उसके ऊपर डिडक्शंस नहीं होता है। तो ये बात सही है दोस्तों कि अगर कोई एम्प्लॉयज है जो फिजिकली हैंडीकैप है, या तो उसकी एज 65 के ऊपर से, तो उसका पीटी का डिडक्शंस नहीं होता है। तो एक किसी ने क्वेश्चन, ऐसी ऐसी आप लोग का अगर जो भी क्वेश्चंस रहता है ना दोस्तों, तो वीडियो के कमेंट में आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो मुझसे कुछ चीज छूट गई है वो भी आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे
एक मेरे व्यूअर्स ने मेरे को सजेस्ट किया था कि आपने पीटी के डिडक्शंस के बारे में नहीं बताया, तो वो चीज डेफिनेटली है, कुछ चीजें मुझसे भी छूट जाती है दोस्तों, अगर आप लोग को कुछ रिमाइंड कराना है तो वो चीज बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज की क्लैरिटी दे दूंगा। तो ये व्यूअर्स जो था उन्होंने कमेंट किया था कि पीटी का डिडक्शंस आपने नहीं बताया कि जो हैंडीकैप एम्प्लॉइज है उसके ऊपर पीटी का डिडक्शंस नहीं होता है। तो दोस्तों यस, पीटी का डिडक्शंस नहीं होता अगर एम्प्लॉय हैंडीकैप है, फिजिकली हैंडीकैप है और उसकी एज या उसकी एज 65 ईयर्स के अबाउट है, उसका पीटी का डिडक्शंस नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। अपन लोग ने देखिए जब सैलरी रजिस्टर बनाए थे तो दो लिए थे, उमेश कनौजिया एम्प्लॉय नेम में। जैसे मैं आपको पहले स्टार्टिंग में बता देता हूँ, हर एग्जांपल में मैं अपनी कंपनी का एग्जांपल देता हूँ। जैसे कंपनी नेम है जीएसटी सेवा केंद्र, फिर एड्रेस आता है दोस्तों, फिर पीएफ स्टेटमेंट कौन से मंथ का है, क्योंकि मैंने आपको बताया था पीएफ स्टेटमेंट मंथली बनता है दोस्तों। तो ये कौन से मंथ का है, मार्च मंथ का। हम लोग स्टार्टिंग से जो मंथ का एग्जांपल लेते हुए आ रहे वही मंथ देखेंगे, तो मार्च मंथ का है, मार्च 2020 का है ये। फिर उसके बाद इधर पे आता है सीरियल नंबर हो गया, एम्प्लॉय नंबर हो गया, यानी एम्प्लॉय का जो आईडी अलॉट अलॉट होता है। फिर एम्प्लॉय नेम, स्टार्टिंग में भी हम लोग ने दो एम्प्लॉय नेम देखे थे, ये दोनों मेरे फ्रेंड है। तो और उसके बाद ज्वाइनिंग डेट हो गया, तो ज्वाइनिंग डेट ऐसा रैंडमली मैंने ले लिया। फिर डेट ऑफ लीविंग हो गया, इनकेस वो डेट ऑफ लीविंग उसने छोड़ दिया है। फिर यहाँ पे पीएफ नंबर डालना पड़ता है दोस्तों, पीएफ नंबर। ये जब स्टार्टिंग में जो एस्टेब्लिशमेंट, जो कंपनीज स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन के लिए जाती है ना, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम एक पीएफ नंबर अलॉट होता है दोस्तों। तो वो पीएफ नंबर यहाँ पे आता है। तो वो जब हम लोग इसका फिजिक जब रिटर्न फाइल करेंगे ना, तो सारी चीज मैं आपको बताऊंगा कि पीएफ नंबर किधर आता है दोस्तों, सारी चीज। यही पूरा स्टेटमेंट जनरेट होता है सॉफ्टवेयर से, मैंने ये सॉफ्टवेयर से ही निकाला, लेकिन आपको फिजिक एक बार मैनुअली बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से वर्किंग होती है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर से आउटपुट निकल के आ जाएगा, लेकिन आपको मालूम नहीं रहेगा ना कि आउटपुट कैसे आया, तो वो बहुत प्रॉब्लम एरिया रहेगा दोस्तों। मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, मेरे को आपको मशीन नहीं बनाना है दोस्तों, आपका बेसिक बेस बहुत क्लियर होना चाहिए पेरोल के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि फ्यूचर में आपको कोई भी गलती हो, फिर आप लोग वो चीज की गलती का और किसी कंपनीज को, या तो आप एज अ कंसल्टेंट हो तो उस चीज का आप लोग को कुछ प्रॉब्लम हो फ्यूचर में, तो वो चीज मैं नहीं चाहता हूँ दोस्तों। तो इस तरीके से अब पीएफ नंबर हो गया, इधर पीएफ नंबर आता है, यूएन नंबर होता है। ये दोस्तों जैसे कोई एम्प्लॉय लॉगिन, यानी कोई भी एम्प्लॉय कंपनी को ज्वाइन करता है ना, तो ऑलरेडी अगर उसका यूएन नंबर होता है तो वो कंपनी के, जैसे ये पीएफ नंबर, उसको ऐड करना पड़ता है। तो वो कैसे ऐड करते हैं, जब हम लोग रिटर्न फाइल करेंगे पीएफ का, तब हम लोग देखेंगे कि वो ऐड कैसे करते हैं, रिमूव कैसे करते हैं, पीएफ नंबर कैसे जनरेट होते हैं, यूएन नंबर कैसे जनरेट होते हैं, वो वीडियो में देखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैंने इस वीडियो में कंसीडर किया। अब इधर पे उस कंपनी का ग्रॉस वेजेस क्या है, उसका बेसिक और डीए। पीएफ आपको पता है दोस्तों, पीएफ सिर्फ बेसिक और डीए पे होता है, लेकिन फिर भी ना जब ये रिपोर्ट जनरेट करते हैं ना, तो वो ग्रॉस वेजेस भी डाल देता है। तो अपने को ग्रॉस वेजेस से मतलब नहीं है, पीएफ का पीएफ हम लोग किस पे देखते हैं, बेसिक और डीए पे कितना आ रहा है वो देखेंगे। अब देखिए ये ऊपर हेडिंग जो है ना दोस्तों, वो इम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब मैंने आपको बताया था इम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, 12% ऑफ बेसिक सैलरी। तो इधर पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ये इधर पे इसकी बेसिक सैलरी हुई, एक की है 15,000। हाँ, ये आप लोग को सैलरी स्ट्रक्चर, जो सैलरी रजिस्टर बनता है ना दोस्तों, ये डेटा वहीं से लेना है। यहाँ तो अभी मैं रैंडमली डाल रहा हूँ, लेकिन ये वर्किंग आपको किस तरीके से बनती है वो बताने के लिए। ये हो गया प्लस एक हो गया, समझ जाओ एक 12,000 ले लेता हूँ मैं, 12,000। तो ये हो गया ग्रॉस सैलरी, अभी मैं नहीं डालता हूँ ये ग्रॉस सैलरी। और ये बेसिक सैलरी कहाँ से आएगा दोस्तों, जो सैलरी स्टेटमेंट अपन बनाए थे ना, वो सैलरी स्टेटमेंट से ये दोनों फिगर आएंगे, ये सारी चीज। अब उसके बाद पीएफ का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, इजी हो गया, इसका 12% ले लो, इनटू 12%। तो 12% कितना हो गया, 1800। अगर ये 16,000 रहता दोस्तों तो क्या होता था, तो इफ फॉर्मूला लगाते थे। तो आप वीडियो 4 देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैक्सिमम डिडक्शन 1800 होता है, 15,000 के ऊपर नहीं होना चाहिए। अब ये कॉपी कर लेता हूँ इधर पे, मैं ये कॉपी कर लिया, तो इस पे कितना आ गया, 1440। अब इसका 12% हो गया। अब मैं इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन देखता हूं। अब मैंने आपको जैसे ही बताया कि इंप्लॉयर्स का भी 12% होता है दोस्तों, लेकिन उसमें से 8.33% पेंशन फंड में जाता है। तो 8.33% जो है ना दोस्तों, वो पेंशन फंड में जाता है, इनटू 8.33%, ये पेंशन फंड में गया। जो भी डेसिमल में आ रहा है वो बाद में राउंड ऑफ आप लोग कर लीजिएगा जब, हाँ ये हो गया। अब जो रिमेनिंग बचा, रिमेनिंग कितना बचा, 3.67% इज इक्वल टू, वो पीएफ फंड में जाता है, इनटू इनटू
3.67%, 67%। ये अपना पीएफ में गया, तो ये हो गया दोस्तों यहाँ पे। अब ये दोनों का टोटल करूंगा तो कितना आएगा, 1800 आएगा। इधर पे भी 1800 का कंट्रीब्यूशन हुआ। लेकिन दोस्तों ये क्या है, एक पेंशन फंड में जाता है, एक पीएफ फंड में जाता है। तो ये सारी चीज हो गया, आपने ये सारा चीज कैलकुलेट कर लिया दोस्तों। अब उसके बाद ना दोस्तों, ये पीएफ डिपार्टमेंट में आप जब डिपॉजिट्स करते हैं ना, तो पीएफ डिपार्टमेंट भी ना उसके एडमिनिस्ट्रेशन जो भी उसका यानी एम्प्लॉय का जो भी होता है, वर्किंग होता है, उसका फाइलिंग होता है, उसका एक एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस लेती है, जिसका वैल्यू कितना है, 0.5%। 0.5% ऑफ क्या नाम है, बेसिक सैलरी। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे होएगा। 0.5% और ईडीएलआई चार्जेस लेती है 0.5%। तो ये दो चार्जेस एक्स्ट्रा जाते हैं। 0.5% ऑफ बेसिक पे मैक्सिमम कितना है अपने पीएफ में, 15,000। तो अगर इधर 16,000 भी रहेगा तो 15,000 पे 0.5% लगेगा पीएफ एडमिन चार्जेस और ईडीएलआई चार्जेस। ईडीएलआई चार्जेस क्या है, इंप्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस चार्जेस होता है। तो इसका 0.5% कटता है और 0.5% पीएफ एडमिन चार्जेस। पीएफ डिपार्टमेंट भी ये 0.5% एडमिन चार्जेस लेता है कि आपके अकाउंट को मैनेज करने के लिए वो भी चार्जेस लेता है पीएफ डिपार्टमेंट। तो ये भी एक एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता है दोस्तों। तो ये कॉस्ट देखिए ये कैसे जनरेट होगा, इनटू 0.5%, 0.5%, मैक्सिमम 75 रुपीज पर एम्प्लॉय होता है। ये हो गया। देन इधर पे मैं निकाल लिया, ईडीएलआई चार्जेस भी रहता है। ईडीएलआई चार्जेस भी सेम है। पहले कुछ रेट अलग था, तो मैं पहले की चीजें बताना ही नहीं चाहता हूँ आपको कि पहले क्या था, क्योंकि जो अभी अप टू डेट, जो अभी करंट जो रेट है, वो सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। तो पहले क्या रेट था वो चीज मैं डिस्कस करके कुछ फायदा भी नहीं है दोस्तों। तो ये 0.5%, ये हो गया मैक्सिमम 75, ये हो गया। ये सारी चीज निकल गया। ये हम लोग सारी चीजें डाल दिए यहाँ पे। ये पूरी वर्किंग अपनी पीएफ की कवर हो गई दोस्तों। अब मैंने ये क्या लिखा हूं ना, इधर आपको बताता हूँ। ये ना दोस्तों, जब मैं पीएफ की पेमेंट्स करने जाऊंगा ना, तो अकाउंट नंबर 1 ईपीएफ का रहता है, ईपीएफ। हाँ, पीएफ अकाउंट रहता है। अकाउंट नंबर 10 जो रहता है वो पेंशन फंड का रहता है। हाँ, फिर उसके बाद अकाउंट नंबर 2 पीएफ एडमिन चार्जेस का रहता है। एंड अकाउंट नंबर 21 होता है। तो ये अलग अलग अकाउंट में पेमेंट्स होती है। जब हम लोग पीएफ का रिटर्न फाइल करेंगे, जब ईसीआर चालान जनरेट करेंगे ना, तो ये सारी चीज और क्लैरिटी होगी। तो ये देखिए, जैसे कि अभी ये पीएफ फंड, पीएफ में कौन कौन सा है, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला डाला हो तो आपको और क्लियर आएगा, क्लियर समझ में आएगा। पीएफ में देखो, एक तो इम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन गया और इम्प्लॉयर्स का पीएफ गया, ये हो गया। अब पेंशन में पूरा पेंशन फंड आया, ये सारी चीज हो गया। फिर ये एडमिन चार्जेस जो था, एडमिन चार्जेस हो गया, एडमिन चार्जेस और ईडीएलआई चार्जेस 0.5%। तो टोटल आपको कितना पेमेंट्स करना है, 6750 इंक्लूडिंग एडमिन चार्जेस। तो ये पीएफ की वर्किंग कंप्लीट हो गई दोस्ती। अब ये पीएफ के बाद हो गया। पीएफ के बाद हम लोग जाते हैं ईएसआईसी की वर्किंग पे जाते हैं। ईएसआईसी की वर्किंग पे, ईएसआईसी की वर्किंग बहुत इजी है दोस्तों। ईएसआईसी की आपको पता है, ईएसआईसी ग्रॉस सैलरी पे निकलता है। और ईएसआईसी का कंट्रीब्यूशन, इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज कितना है दोस्तों, 0.75% इंप्लॉयज कंट्रीब्यूशन है। और इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है 3.25%। अब देखिए, ये इधर पे मैं निकाल लिया, ये ग्रॉस सैलरी आपको लास्ट एग्जांपल में लिए थे। जैसे इसमें भी सेम है, कंपनी नेम हो गया, उसका एड्रेस हो गया, ईएसआईसी रिपोर्ट फॉर मार्च 2020। फिर हेडिंग क्या है, सीरियल नंबर, इंप्लॉयज नंबर, इंश्योरेंस, हाँ, फिर इंश्योरेंस नंबर। हाँ, जैसे इंप्लॉय ऐड होता है तो उसका इंश्योरेंस नंबर निकलता है, तो ये इंश्योरेंस नंबर होता है। नेम ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन, जैसे इंप्लॉय का नाम क्या है। फिर ईएसआईसी, इसकी ग्रॉस सैलरी क्या है, ग्रॉस सैलरी पे ग्रॉस सैलरी इतना है। इंप्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है दोस्तों, इंप्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन इंटू 0.75%, 0.75%। पहले रेट अलग था, मैं जैसे ही आपको पहले बताऊं कि पहले का रेट क्या था, मुझे आपको डिस्कस ही नहीं करना है। तो ये आप लोग इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, 182 या 183 जैसा भी उसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो पीएफ इंप्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन और इंप्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है 3.25%, ये इंटू 3.25%। ये हो गया। दोनों का टोटल ले लेता हूं मैं, कितना उसको पेमेंट्स करना है, प्लस
तो 972 की पेमेंट्स करना है। तो ये रिटर्न जब फाइल करेंगे वो कैसे करेंगे वो सारी चीज हम लोग डिस्कस कर लेंगे दोस्तों। तो ये ईएसआईसी रिपोर्ट भी इस तरीके से बनती है। उसके बाद कौन सी रिपोर्ट मैंने यहाँ पे निकाल के रखा हूँ, इनकम टैक्स का ना दोस्तों, हम लोग सेपरेट नेक्स्ट वीडियो में पहले इनकम टैक्स आपको डिस्कस करूंगा कि इनकम फ्रॉम सैलरी क्या है, डिडक्शंस क्या है, फिर उसके बाद आपको बताऊंगा कि इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वो सारी चीज यहाँ पे रिपोर्ट मैंने निकाली हो, लेकिन अभी आपको डिस्कस करूंगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पहले आपको आइडिया आना चाहिए कौन कौन सी चीज टैक्सेबल है, कौन कौन सी चीज एग्जेम्प्ट है, फिर एटीसी के डिडक्शंस क्या होते हैं, एटी जी के, एटी डबल जी के डिडक्शंस, एटी ट्रिपल सी के डिडक्शंस में मैक्सिमम लिमिट्स क्या है। तो वो सारी चीज हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स के टॉपिक पे, जो नेक्स्ट वीडियो में इनकम टैक्स का ही बना देता हूँ सारी चीजें। फिर उसके बाद रिटर्न्स वगैरह कैसे फाइल होते हैं, पीएफ ईएसआईसी इनकम टैक्स का, वो फर्दर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनकम टैक्स का पार्ट ले लेते हैं। तो इनकम टैक्स की वर्किंग कुछ इस तरीके, इसमें मैंडेटरी क्या रहता है ना दोस्तों, पैन नंबर और डिडक्शंस कितना हो रहा है, क्योंकि पैन नंबर के अकॉर्डिंगली आपका रिटर्न्स फाइल होता है। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कैसे होता है। उसके बाद कौन सी रिपोर्ट मैंने लिया हो, पीटी की। पीटी का हो गया। पीटी में जैसे 2 एम्प्लॉयज लिया हो, इसमें बहुत ईजी है दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसे एम्प्लॉयज जिसका 10,000 के ऊपर है, अगर 10,000 के ऊपर उसकी सैलरी है तो 200 रुपया पीटी का डिडक्शन होगा। फैब बंद का 300 होगा, तो 2,500 मैक्सिमम एनुअली जाता है। और 10,000 के अंदर है तो 175 होता है डिडक्शन, इंक्लूडिंग फैब मंथ का भी 175। तो नेम हो गया, नेम अभी मैं कुछ भी ले लेता हूँ ज्यादा, वो एक्स, इधर पे एक्स एम्प्लॉय, वाई एम्प्लॉय, बेस, प्रोफेशन टैक्स बेसिक अमाउंट 200, ये केस में ले लेता हूँ 175 दोस्तों। आपको सारी चीज आइडिया हो जाना चाहिए कि दोनों मतलब एक ऐसा एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी 10,000 के ऊपर है, एक ऐसा एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी 10,000 के अंदर है। तो वो सारी चीज इधर पे टोटल अमाउंट आ जाएगा, टोटल पेमेंट्स कितना करना है और ये काउंट कितना है। जैसे इधर पे आएगा 2 एम्प्लॉयज है और टोटल पीटी की पेमेंट्स कितना करना है, ये बहुत ईजी है। और इसका रिटर्न कैसे फाइल करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा कि इसका रिटर्न कैसे फाइल करते हैं। तो ये वर्किंग इस तरीके से बनेगी, कंपनी का नाम हो गया, एड्रेस हो गया, सीरियल नंबर, एम्प्लॉयज नंबर, नेम हो गया एम्प्लॉय का, फिर प्रोफेशन टैक्स कितना डिडक्शन हो रहा है। इसमें इसमें कुछ उसका इम्प्लॉयज का ना कुछ जनरेट नहीं होता है कि इम्प्लॉय का आईडी क्या है। जैसे आप देखेंगे पीएफ और ईएसआईसी में, पीएफ के केस में इम्प्लॉय का यूएन नंबर जनरेट होता है, यूएन नंबर, और ईएसआईसी में इंश्योरेंस नंबर जनरेट होता है। ईएसआईसी रिपोर्ट में इंश्योरेंस नंबर जो इधर है, इंश्योरेंस नंबर ऐसे मैंने रैंडमली डाला है, इंश्योरेंस नंबर जनरेट होता है। पीटी में ऐसा कुछ नहीं होता। जब रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी कि ये पीटी में इम्प्लॉय का कुछ नंबर जनरेट क्यों नहीं होता है। वो रिटर्न फाइल के टाइम आपको समझ में आएगा, क्योंकि उसमें वो पूछता ही नहीं है सारी चीज, खाली कितने नंबर ऑफ इम्प्लॉयज है। और उसमें जैसे पीटी का रिटर्न फाइल करने जाएंगे ना, आप किधर गया पीटी की रिपोर्ट, हाँ, पीटी की रिपोर्ट, ये अपना पीटी का रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो उसमें सिर्फ इतना पूछता है कि आपके ऐसे एम्प्लॉयज बताओ जिसकी सैलरी 10,000 के बिलो है, उसका अकाउंट डालो तो ऑटोमेटिक अमाउंट निकाल लेता है। और ऐसे एम्प्लॉयज बताओ जिसकी 10,000 के ऊपर है। तो रिटर्न फाइल करेंगे पीटी का ना, तब हम लोग, मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या किधर किधर कौन कौन सी मैंडेटरी डिटेल्स है, कैसा पेमेंट्स करते हैं, कैसे रिटर्न फाइल करते हैं, वो सारी चीजें मैं बता दूंगा आपको जब रिटर्न फाइलिंग का वीडियोस वगैरह बनेगा। तो होप इसमें जो एम्प्लॉयर्स के तरफ से जो जो चीज रिपोर्ट्स बनाना रहता है, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, वो सारी चीज डिस्कस क्यों। एक एमडब्ल्यूएफ मैंने स्किप क्यों, क्योंकि एमडब्ल्यूएफ का ना, जब मैं सॉफ्टवेयर में आपको बताऊंगा ना कि ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर में कैसे जनरेट होती है, तो वो सॉफ्टवेयर में आपको बता दूंगा कि रिपोर्ट कैसे यानी एमडब्ल्यूएफ की निकलती है सारी चीज। फिर भी आपको एमडब्ल्यूएफ के बारे में इतना बता देता हूँ कि 6 महीने में एक बार डिडक्शन होता है, एक जून में डिडक्शन होता है, एक दिसंबर में डिडक्शन होता है। जो इम्प्लॉय का डिडक्शन होता है 12 रुपया, और इम्प्लॉयर का डिडक्शन होता है 36 रुपीज। तो ये मैं आपको इतना आइडिया दे देता हूँ। उसके रिपोर्ट, यानी उसकी रिपोर्ट एक बन के आती है, उसमें बहुत सारी चीजें लिखी रहती है, और उसका डीडी बना के पेमेंट्स करना रहता है उस एमडब्ल्यूएफ का। और वो आपके जो भी ज्यूरिस्डिक्शन आपके एरिया में आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली उसकी पेमेंट्स करना रहता है। तो वो हम लोग डेफिनेटली, जब मैं आपको सॉफ्टवेयर का पार्ट बताऊंगा तो उसमें आप एमडब्ल्यूएफ का रिटर्न कैसे वो फाइल होता है, वो सारी चीज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो होप आपको ये सारे रिटर्न्स, यानी रिटर्न्स बोल रहा हूँ, ये रिपोर्ट्स कैसे जनरेट होती है, उनकी वर्किंग कैसे बनती है, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आप मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिए। आई एम सो सॉरी, मैंने थोड़ा ये लेट वीडियो बनाया क्योंकि रमजान का ड्यूरेशन है और थोड़ी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसके वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन अभी कंसिस्टेंटली वीडियोस मैं पोस्ट करूंगा इस पे। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा जो इनकम टैक्स से रिलेटेड है।
तो ये रमजान का महीना है अभी तक। हाँ, इसकी वजह से मैंने अपना फेसबुक पे भी मैं लाइव आके मैंने जो मेरा फेसबुक पेज है उस पे लाइव आके मैंने ये अनाउंसमेंट किया था कि रमजान में थोड़ा सी वीडियो लेट आने के चांसेस है, क्योंकि रमजान में नहीं हो पाता इतना हम लोग को वीडियो बनाने, क्योंकि रोजा रख के वीडियो बनाने में थोड़ा डिफिकल्टी फेस होती है दोस्तों। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग कुछ भी अनाउंसमेंट मेरा रहता है तो मैं फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम पे लाइव आके मैं वहां पे अनाउंसमेंट कर देता हूँ। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा दोस्तों, आप मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम, हाँ, दोनों फॉलो कर लीजिए और पेज लाइक कर लीजिए फेसबुक का। तो आपको वहां पे भी जो भी नोटिफिकेशंस आती है उसके बारे में, जो भी वीडियोस अभी आने वाली अपकमिंग वीडियोस है उस पे मैं अनाउंसमेंट वगैरह दे देता हूँ। तो अगर अभी तक आपने मेरा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया, इंस्टाग्राम पे आपने फॉलो नहीं किया, तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां पे आप लाइक कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो दोस्तों मेरे को। और ये सारी चीज है कि वीडियो पसंद आया तो वही अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक करो। आप लोग के लाइक देख के अंदर से और मोटिवेशंस मिलती है वीडियो बनाने का। आपके कुछ कमेंट्स है, आपके कुछ डाउट्स है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं एक एक कमेंट्स रीड करता हूँ आपके, कि जो इंपॉर्टेंट कमेंट्स होते हैं उसके बारे में डिस्कशंस भी करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो आपके कुछ कमेंट्स है, कुछ डाउट्स है, आपकी कुछ क्वेरीज है, या आपको कुछ फीडबैक देना है तो डेफिनेटली आप मेरे को कमेंट करिए। वो सारी चीजें मैं रीड करके एक एक कमेंट रीड करता हूँ दोस्तों आप लोग का, और वो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करता हूँ कि उसको रिजॉल्व कर दूं सारी चीजें। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर दोस्तों।